नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में भाजपा के चाणक्य, कलयुग के चाणक्य अमित शाह, इनके हाथ में देश की समूची व्यवस्था है। प्रचंड बहुमत की सरकार है, गोदी मीडिया है, अदालतों का साथ है, कॉरपोरेट पावर है, सब कुछ इनके हाथ में। पर फिर भी आजकल शाह साहब कुछ बेचैन से हैं, और उनकी ये जो बेचैनी है, इसकी एक वजह ये शख्स है, नीतीश कुमार। और अमित शाह के जो करीबी लोग हैं, उनका ये कहना है कि चाणक्य को लगता है कि ये जो आदमी है नीतीश कुमार, इसने साथ क्या छोड़ा, जैसे उनके हाथ से, अमित शाह के हाथ से बिहार की थाली छीन ली हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद वाकई नीतीश कुमार और उनके युवा साथी, युवा साझेदार तेजस्वी, क्या ये दोनों नेता मोदी जी पर और अमित शाह पर वाकई भारी पड़ रहे हैं? और क्या बिहार की जो गणित है 2024 की अभी से गड़बड़ाने लगी है? और ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह को लगता है कि अगर बिहार नहीं संभला तो कहीं मोदी जी की नाव यहीं गंगा में डगमगा ना जाए। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी, यानी ये जो चाचा और भतीजा हैं, क्या वाकई ये 2024 के सपने जो मोदी जी देख रहे हैं, अमित शाह देख रहे हैं, तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री की शपथ लेने की, क्या ये सपने चाचा भतीजा वाकई तोड़ देंगे? क्या वाकई ये सत्ता की बाजी पलट देंगे नीतीश और तेजस्वी? इस बड़े सवाल का जवाब लेकर मैं आज हाजिर हूँ। कुछ खुलासे करूँगा और साथ में ये लाजमी है कि आपको बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है वो भी दिखाऊं। तो हमारे स्टार रिपोर्टर अभिषेक कुमार ग्राउंड ज़ीरो से होंगे। लेकिन इन सब पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि वो वजह भी जान लीजिए कि आखिर आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार और अमित शाह, इन दोनों की जंग क्यों तेज हो रही है। उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए ना। अब दोस्तों, बिहार को लेकर अमित शाह की ये जो बेचैनी है, इसकी अहम वजह यह है कि 2019 में, पिछली बार लोकसभा चुनाव में, मोदी जी ने बिहार को स्वीप किया था और बगल का झारखंड भी स्वीप किया था। अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो 40 में से 39 सीट बीजेपी बिहार से ले गई, जिसमें नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर थे नीतीश कुमार। और झारखंड में जो जीत मिली, 14 में से 12 सीटें बीजेपी ले गई, बीजेपी प्लस, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति थी, बिहार में जो भाजपा का समीकरण था जेडीयू के साथ, उसका असर था। और आज अमित शाह को लगता है कि पिछली बार 54 में से 51 सीट लेकर हमने एक रिकॉर्ड टैली क्रिएट करी। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जिस तरह की राजनीति या आक्रामक राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ये अंक गणित न गड़बड़ा गए। और ये जो 51 सीटें हैं, अगर ये गड़बड़ाई, इसका मैथमेटिक्स, इसकी केमिस्ट्री अगर गड़बड़ाई, तो सच मानिए मोदी जी के सर से मुकुट वाकई फिसल सकता है 2024 में। अब दोस्तों, आए दिन ये जो अमित शाह हैं, बार बार दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, ये जो बार बार बिहार भाग रहे हैं, वो गुजरात छोड़ के, हिमाचल छोड़ के, जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पाटलिपुत्र उनका बार बार जाना, उसका जो सबब है, उसका जो कारण है, वो ये है कि इसी 15 दिन में बिहार में ज़बरदस्त निर्णायक उपचुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, मोकामा सीट पर और गोपालगंज सीट पर। और ये 2 सीटें हैं जिसको लेकर वहाँ पर जानकार कह रहे हैं कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये टेस्ट ऑफ पावर है। कौन कितने पानी में है, नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं, अमित शाह की बीजेपी कहाँ खड़ी हुई, ये तय कर देगा ये बाई इलेक्शन जो 3 नवंबर को है। और मुझे लगता है कि
बाई इलेक्शन में इस वक्त एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, कौन वाकई जीत रहा है, कौन वाकई आगे है। मुझे लगता है सीधे बिहार ही चलते हैं, बात करते हैं अभिषेक कुमार से। अभिषेक, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था, और ये सवाल आज की तारीख में बहुत बड़ा है। अगर हम अमित शाह और नीतीश कुमार की ये जो जंग शुरू हुई है, अगर इसको हम देखें तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये आकर रुक गई है मोकामा में और गोपालगंज में। वो दो जगह जहां पर चुनाव होने जा रहा है, बाई इलेक्शन होने जा रहा है 3 नवंबर को। यानी ज्यादा दिन नहीं बचे, एक पखवाड़ा बीच में बचा हुआ है, 2 हफ्ते आप कह लीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी जो बिहार में बात हो रही है, आरजेडी से बात हो रही है, बीजेपी वालों से बात हो रही है, पत्रकारों से बात हो रही है, जेडीयू वालों से बात हो रही है, जो ग्राउंड सिचुएशन है वो गोपालगंज में क्या है, मोकामा में क्या है, और क्या बीजेपी एक मजबूत विकेट पर है, या जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी है ही नहीं, स्थिति क्या है? देखिए दीपक जी, मजबूत विकेट पर तो बीजेपी कहीं नहीं है, इन दोनों सीटों पर कहीं नहीं है। मोकामा में तो कोई चांस दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, जो आज की परिस्थिति है उसमें। लेकिन गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि उसकी वो सिटिंग सीट रही है, नीतीश कुमार के साथ रहकर भी वो जीती थी, नीतीश कुमार से जब अलग थी तब भी जीती थी, लेकिन आज की तारीख में जब वो कमजोर विकेट पर गोपालगंज में दिख रही है, ठीक उसी वक्त साधु यादव जो राबड़ी देवी के भाई हैं, उन साधु यादव की पत्नी को वहां से बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। यानी कि गोपालगंज में वोट काटने के लिए, जो सब जानते हैं कि साधु यादव किनका वोट काटेंगे, किस सामाजिक समीकरण के तहत साधु यादव को बुलाया गया है, तो वहां पर एक कोशिश हो रही है, और ये कोशिश कामयाब होगी तो भाजपा को फायदा होगा गोपालगंज में, अदरवाइज वहां भी भाजपा के लिए स्कोप नहीं है बराबर। जी, आपको लगता है कि साधु यादव जो है वो अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं और वाकई वो खेल बिगाड़ सकते हैं, या ऐसा नहीं है? देखिए, अमित शाह की गोद में या भारतीय जनता पार्टी की गोद में आज की तारीख में कौन लोग बैठते हैं जो अपनी पार्टी में चुनाव हार कर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते, चाहे वो जतीन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो साधु यादव हो। इन लोगों का इस्तेमाल, या चिराग पासवान हो, इन लोगों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना बखूबी जानती है। ये आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में इस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें साधु यादव एक मोहरे हैं, एक प्यादे हैं, उससे ज्यादा उनकी अहमियत वहां है, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब साधु यादव जो है आप कह सकते हैं उधार का सिंदूर है। मैं एक अगले सवाल पे बढ़ता हूं, और सवाल मेरा ये है कि मैं देख रहा हूं इधर कि आपके बिहार में, आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि में अभिषेक जी बार बार ये गुजरात लॉबी आजकल वहां पहुंच रही है। अमित शाह हर 10वें दिन बिहार में होते हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग, मीटिंग्स पे मीटिंग, सभा पे सभा, और नीतीश कुमार पर तंज पे तंज, तंज पे तंज। और मुझे ये भी पता लगा है कि जो ईडी है और वहाँ सीबीआई है और इनकम टैक्स है, उनके दफ्तर में भी तमाम अधिकारी की जो है वो हरकत रहती है। ये जो बार बार अमित शाह का पटना आना है, पाटलिपुत्र आना है, ये जो बेचैनी है अमित शाह की, ये आपको क्या बता रही है? क्या फीडबैक है बिहार से? देखिए, अमित शाह के सामने जो सबसे बड़ा टारगेट है, उनको नरेंद्र मोदी की नजर में बने रहना है। ये बात आप साफ तौर पे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नजर में किसी भी व्यक्ति की अहमियत तभी तक है जब तक वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करता रहा है। अमित शाह उससे अलग नहीं है। अमित शाह को जो अंतिम टारगेट जो दिया गया है, आज की तारीख में अंतिम लगता है, वो यही है कि नीतीश कुमार से पार पाना है। अब उस टारगेट के सहारे उनका प्रमोशन होना है, डिमोशन होना है, जो भी होना है, उस टारगेट को अचीव करने या उसमें फेल होने पर ही उसका निर्धारण होना है। तो उन परिस्थितियों में वो नीतीश कुमार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों से बाज आएंगे ऐसा लगता नहीं है। वो कोशिश करेंगे, हालांकि इस कोशिश में कामयाबी की उम्मीद ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए है कि तेजस्वी यादव के सामने भी आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। आपको क्या लग रहा है कि बिहार एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है 2024 का, और नीतीश कुमार जो हैं वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं अपोजिशन के लिए, और अमित शाह को लगता है कि ये धरती उनके पैरों के नीचे से निकल रही है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये मोदी का मुकुट ना छीन ले? देखिए, आप इससे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार
जिस जेपी जयंती पर अमित शाह बिहार में होते हैं, नीतीश कुमार जेपी के एक प्रयोग स्थली नागालैंड में होते हैं, जहां उन्होंने नगा समझौते को कराने के लिए जेपी ने एक दौर में एक लगभग कामयाब प्रयास किया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बेफिक्र हैं। आज वो सैफई में थे, मुलायम सिंह यादव के परिवार को सांत्वना व्यक्त करने गए थे, और वहां भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव कैसे साथ चले, उसके लिए जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है, उसके लिए परिवार को एक करते हुए नजर आए हैं कि अब नेताजी नहीं रहे, अब आज की तारीख में जो बेहतर है वही करना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बेफिक्र हैं। अब अमित शाह बिहार आए, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको आना भी चाहिए। उनकी पार्टी अगर दांव पर है, उनकी पार्टी के पास कोई स्थापित समीकरण नहीं है, उनकी पार्टी के पास कोई बिहार में चेहरा नहीं है, उनकी पार्टी के पास जनाधार विहीन नेता है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो फिर जब न कप्तान है न प्लेयर है, तो कोच को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज चुनाव हो जाता है लोकसभा का, एक हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं स्थिति को परखने के, समझने के लिए, और दर्शक भी जाने, आज अगर चुनाव हो जाए बिहार में तो मोदी जी का चेहरा बिकेगा, मोदी जी का कार्ड चलेगा, नहीं चलेगा, क्या स्थिति होगी आज? इसका जवाब मैं दूंगा तो बहुत लोगों को हंसी आएगी। यदि जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के पहले चुनाव होगा तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा थोड़ा बहुत कुछ सिक्का चल जाए, लेकिन जिस दिन ये फरवरी मार्च में आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात तो छोड़ दीजिए, किसी भी मोदी का चेहरा नहीं चलेगा, ना नरेंद्र मोदी का, ना सुशील मोदी का, और कुछ और मोदियों की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पर। मतलब बड़ा मुश्किल वक्त हो सकता है जातिगत जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद, और बिहार में मतलब बीजेपी के लिए कहीं वाटरलू ना बन जाए बिहार, ये कहना चाह रहा हूं। देख रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक में जाति जनगणना का असर होगा। जमीनी हकीकत यह है कि कोई ओबीसी की गणना नहीं हो रही है, सभी जातियों की गणना हो रही है। उत्तर प्रदेश में ये हालात बनेंगे, ब्राह्मण समुदाय कहेगा कि भाई हम ठाकुर योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों चले, हमारी संख्या ज्यादा बड़ी है। बिहार में ठाकुर समुदाय कहेगा कि हम भूमिहार समाज के पीछे क्यों चले। तो ये लड़ाई दलितों के अंदर भी होगी, ओबीसी के अंदर भी होगी, और सवर्णों के यानी अपर कास्ट के अंदर भी होगी। सबके अंदर जातीय भावनाएं, सबकी जातीय भावनाएं उभार लेंगी। उस परिस्थिति में घाटा किसको होगा? घाटा हिंदुत्व के उस नैरेटिव को होगा जिसके सहारे बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर उस नैरेटिव को खड़ा किया गया था। आपने काफी करीब से देखा है, और वो बैलेंस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, समय हो रहा है, और बहुत ही स्पष्ट आंसर चाहूंगा, जो बहुत ही ब्रीफ उत्तर चाहूंगा। ये जो खबरें आती हैं गोदी मीडिया में और गोदी टीवी चैनल्स में और गोदी अखबारों में कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में थोड़ी सी मतलब दूरियां बताई जाती हैं आजकल, ये बात कितनी सच है, या दोनों पार्टियां एकदम इंटैक्ट हैं? देखिए, अगर दूरियां ना हो थोड़ी बहुत तो पार्टियां अलग अलग क्यों रहेंगी? तब तो एक ही पार्टी हो जानी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पार्टियों में एजेंडे को लेकर, सरकार के कामकाज, काम करने के तरीके को लेकर, तेजस्वी अलग लड़े थे, उनका भी अपना घोषणा पत्र था, नीतीश कुमार का अपना घोषणा पत्र था, उसको लेकर के, गवर्नेंस के मॉडल को लेकर के तो होनी भी चाहिए, वो है भी, वो सभी दलों में होती है, सभी गठबंधनों में होती है। लेकिन गठबंधन के अंदर मतभेद होना और मनभेद होना, और मतभेद को मनभेद बताकर गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि मनभेद नहीं है बिहार के, मतलब बेटर है। अब दोस्तों, एक बात तो है कि बिहार में जो बहुत ही आप कह सकते हैं डिसाइसिव बैटल ग्राउंड है, जहां बहुत निर्णायक लड़ाई होनी है 2024 की, वहां पर बीजेपी को लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं मैदान हाथ से निकल रहा हो, धरती पैरों के नीचे से निकल रही हो, सरक रही हो। और उधर दूसरी तरफ जहां अमित शाह बेचैन हैं, थोड़ा सा घबराए से दिख रहे हैं, नीतीश कुमार एकदम बेफिक्र हैं। और जब मीडिया ने, लोकल मीडिया ने, लोकल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अमित शाह तो आप पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए बेफिक्री में नीतीश कुमार ने क्या कहा, कितनी राजनीति आती है इनको, यानी अमित शाह को। सुनिए एक बार। आ रहे हैं आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं, आप जरा सोच लीजिए। 2002 से ना मौका मिला है जी, आप ही ना सोचिए।
आप बापू के बारे में कह रहा है, जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। खुद से कुछ बोलते रहता है, इसे जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए ना? अब नीतीश कुमार के कहने का मतलब यही है कि भले ही अमित शाह देश के गृह मंत्री हों, भाजपा के चाणक्य हों, प्रचंड बहुमत है उनके पास, लेकिन जहाँ तक सियासत है नीतीश कुमार को पार पाना इतना आसान नहीं। ये एक मैसेज देने की कोशिश है अमित शाह को, मोदी को, गुजरात लॉबी को। और ये जो बेफिक्री है, ये जो उनका जो अंदाज़ है नीतीश कुमार का, मुस्कुराते हुए तंज करना, यही उनका कॉन्फिडेंस है, यही उनका आत्मविश्वास है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले बाई इलेक्शन में, आने वाले 15 दिन में क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि तस्वीर तभी साफ होगी कि वाकई किसमें दम है, नीतीश जी में या अमित जी में। तो उसका इंतज़ार करिए और मैं अपडेट करता रहूँगा जो भी डेवलपमेंट्स है। लेकिन हाँ, बिहार मेरे रडार पर है, आपके भी रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं 2024 की जो चाबी है वो बिहार में ही है। ये जो मैंने कहा ना 54 सीट हैं, झारखंड की 14 और बिहार की 40, और अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 20-25 सीट ले लें तो तकरीबन 70-75 सीटों का मामला है उस बेल्ट में, जो इन्फ्लुएंस एरिया है तेजस्वी का और नीतीश कुमार का, और जो जातिगत राजनीति है उसका भी। तो उस पर मैं नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करूँगा। आपसे बस चलते चलते मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको बेल आइकन दबाने से। और साथ ही साथ कमेंट्स लिखना मत भूलिए, किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए उसके आइडियाज़ लिखना ना भूलिए। मैं पढ़ता हूँ, जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन पर कहीं ना कहीं असर है गोदी मीडिया का। इसलिए उनको भी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए कि उनको पता लगे कि बाकी ज़मीनी सच्चाई क्या है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।